कैसे हो फ्रेंड्स? तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम मैथ्स के साथ। मैं आपका आविष्कार अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आज मैंने एक कोट कहीं पे पढ़ा था, मैंने ये 2 साल पहले कहीं पे डायरी में नोट डाउन किया था, तो आज मेरे सामने वापस आया है, तो मैंने इसको नोट आउट आपको मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, द मैन हु आस्क क्वेश्चन इज़ अ फूल फॉर अ मिनट। मतलब कि जो बंदा हमें क्वेश्चन पूछता है या कभी कोई क्वेश्चन खड़ा करता है, या फिर आप ही हो जो क्लास में क्वेश्चन कभी हाथ उठा के पूछ लेते हो, तो शायद से किसी के लिए हंसने का पात्र बन सकता है, या कभी कभी लोग उसको उल्लू भी समझते हुए क्या ये फालतू क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये हो सकता है कि वो फूल बन जाए फॉर अ मिनट, मतलब कि कुछ टाइम के लिए, कुछ मोमेंट के लिए वो क्या बन जाए, मूर्ख बन सकता है। बट द मैन हु डज नॉट आस्क इज अ फूल फॉर अ लाइफ। मतलब कि जो नहीं पूछेगा वो पूरी ज़िंदगी के लिए क्या हो जाएगा, मूर्ख बन जाएगा। तो अगर आप क्वेश्चन पूछने की हैबिट रखते हो अपने आप के अंदर, तो एक बहुत अच्छी हैबिट है। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछने चाहिए। अगर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो वो ऐसे लोगों के सामने खोल के रखने चाहिए जो आपको आंसर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपको आंसर देने को मना कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप अप्रिशिएट करो और दूसरे लोगों को ढूंढो कि जो उसका आंसर दे सकता है, और उसी से आपको आपके आंसर्स मिलेंगे। और आप जितने आंसर्स ज़्यादा ढूंढते रहोगे, ढूंढते जाओगे, वो अपने फील्ड में हो सकते हैं, ये पढ़ाई में भी हो सकता है, मैथ्स के क्लास में हो सकता है, फिजिक्स के क्लास में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट समझ पाओगे, और कंसेप्ट समझना ही एक्चुअल स्टडी है हमारी, ओके। और जो कंसेप्ट समझते हैं वही देखने जाए तो अच्छे से स्कोर भी कर पाते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, द मैन हु आस्क अ क्वेश्चन इज़ अ फूल फॉर अ मिनट, बट द मैन हु डज नॉट आस्क अ क्वेश्चन इज़ अ फूल फॉर अ लाइफ, ठीक है। चलो तो आज शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। देखिए पिछली बार हमने क्या देखा था, तो पिछली बार हमने कुछ चीज़ें देखी थी, जिसमें हमने एक चीज़ देखी थी कंपोजिट फंक्शन में हमने कुछ एग्जाम्पल करवाए थे, और आपको होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चंस दिए थे। तो हम जहाँ पर जो शुरू करने वाले हैं वो आपके होमवर्क के क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। तो शायद से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में से दिया था क्वेश्चंस। कहाँ से दिए थे? क्वेश्चन नंबर 3 में। उसमें अगर मैं देखूँ तो एक क्वेश्चन मेरा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स था, और जी ऑफ एक्स मेरा जो था वो था मोड 5x - 2 था, ठीक है। और उसी के साथ मेरा दूसरा एक क्वेश्चन भी था, उसमें ही दूसरा क्वेश्चन था जिसमें एफ ऑफ एक्स मुझे दिया था 8x क्यूब, और जी ऑफ एक्स जो दिया था वो था x रेज टू 1/3 क्यूब। मतलब के ऐसा ही कुछ आंसर था, यस। और यहाँ पर भी हमें एफ ओ जी और जी ऑफ ढूंढना है। और एक क्वेश्चन मैंने 13th दिया था, 13th क्वेश्चन, जिसमें एफ ऑफ एक्स आपको दिया था 3 - x क्यूब रेज टू 1/3, और आपको इसमें एफ ऑफ एफ एक्स ढूंढना था, एफ ऑफ एक्स ढूंढना था, कहने का मतलब। तो कैसे करेंगे सबको पता है, मुझे पता है, जब तक तो ये दोनों के आंसर तो हर किसी के आ ही गए होंगे। इसका भी आंसर बहुत सारे लोगों का आ गया होगा, बट फिर भी मैं एक बार आपका रिवीजन और सोच लो, इस जो लेक्चर है उसको अच्छा सा बिल्डअप करने के लिए हम इसको कराएंगे सॉल्व। तो सबसे पहली बात फॉग एक्स लेना है ना। तो फॉग एक्स के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि अंदर वाला फंक्शन अंदर आएगा, 0 को तोड़ना है, और मतलब ओ को तोड़ना है, और इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ जी ऑफ एक्स क्या है हमारा यहाँ पर मोड 5x - 2। अब सिंपली करना क्या है, यहाँ पर जब x था तो यहाँ पर दिख रहा है आपको क्या आंसर था। अगर यहाँ पर x था तो मैं क्या करूँगा, जहाँ x लिख रहा है ना वहाँ पर मैं ब्रैकेट रख दूंगा। मैं तो क्या रख दूंगा, सिर्फ ब्रैकेट रख दूंगा। ब्रैकेट में क्या करूँगा, x की जगह पे ये डाल दूंगा। तो क्या है ये x - 2, 5x - 2 का मोड। और एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, अगर आपको पता ना हो तो, कि 2 मोड हो गए या 1 मोड हो, दोनों एक ही है। फिर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या एक ही हो, दोनों एक ही बात हो गई। दोनों बार सिग्नम फंक्शन लेने का भी कोई मतलब नहीं है। क्या होता है, वो दोनों एक ही बात कहलाती है, ठीक है। तो जब भी आपको 2 बार सिग्नम फंक्शन दिख जाए, 2 बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख जाए, या फिर 2 बार मोड दिख जाए, आपको क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है सिंपल 1 में। तो यहाँ पर आंसर क्या मिल रहा है, मोड 5x - 2, जो क्या है आपका एफ ऑफ एक्स, ठीक है। वो क्या है आपका एफ ऑफ एक्स है, सॉरी जी ऑफ एक्स है, हाँ तो जी ऑफ एक्स है, ओके। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो मैंने ढूंढा है वो क्या है, ऑलरेडी जी ऑफ एक्स आंसर आ रहा है। अब जी ऑफ एक्स का क्या आंसर आ रहा है वो बताओ जल्दी से। तो जी ऑफ एक्स में तो क्या आएगा, जी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। जी के अंदर फंक्शन एफ फंक्शन आ गया। अब एफ फंक्शन तो क्या है आपका मोड एक्स। तो कहने का मतलब जब जी फंक्शन में लिखूंगा, एक्स की जगह पे क्या कर दूंगा, ब्रैकेट रख दूंगा। जब भी मैं क्या लिखूंगा, जी का फंक्शन लगाऊंगा, एक्स की जगह पे क्या रख दूंगा, ब्रैकेट रख दूंगा।
और ब्रैकेट में क्या आने वाला है आपको पता है, मोड एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या है, मोड एक्स। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको कोई भी कर सकता है। मेरे को नहीं लगता कि ये किसी का गलत भी हुआ होगा यार, दोनों सब मतलब सबका सही हुआ होगा, है ना। हुआ है क्या? ये जी ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर मोड एक्स दिया है। जी ऑफ एक्स में क्या है, सिर्फ 5x है। यहाँ पर मोड एक्स दिया है, इसका मतलब ये प्लस माइनस नहीं, सिर्फ प्लस वैल्यू देगा, ये प्लस माइनस दोनों वैल्यू देगा, तो ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओके, यहाँ पर देख लो तो क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। चलो जी ऑफ एक्स की वैल्यू रखो, क्या आएगी, एक्स रेस टू 1/3। अब देखो x था तब आंसर था 8x क्यूब, यहाँ पर x रेस टू 1/3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 ब्रैकेट के बाहर क्यूब, ब्रैकेट में क्या आएगा, x की वैल्यू क्या है, x रेस टू 1/3, और 3 क्या हो जाएगा कैंसर, तो बचेगा क्या 8x। ये भी सिंपल है, कर सकता है कोई भी। हाँ, किसी ने भी मतलब मुझे बताया सबका आया है, टेंशन मत लो, सब मुझे बताया सबका आया है। नहीं आया है तो अब देखो कितनी आसानी से आ रहा है, तो मतलब फिर से एक बार रिवाइज करो चीज़ों को, पिछले वाला लेक्चर फिर से एक बार रिवाइज कर लो। चलो देखते हैं, जी ऑफ एक्स क्या आएगा, जल्दी बताओ। जी ऑफ क्या, जी के अंदर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा। एफ ऑफ क्या है मेरा, देख लो 8x क्यूब है, तब जी फंक्शन में जहां x था वहां पर मैं क्या रखूंगा अभी 8x क्यूब। सिंपल सी चीज, ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा 1/3 पावर, और ये क्या हो गई 8x क्यूब। 1/3 पावर मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। क्या होता है, क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, x क्यूब का क्यूब रूट क्या होता है x। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 2x, इसका आंसर क्या आ रहा है 8x। तो ये दो आंसर आपके बन रहे हैं कौन से वाले क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में। आया है सबका आंसर, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें आओ। इसमें देखो आपको क्या दिया है, एफ फंक्शन दे दिया है। अब एफ फंक्शन में आपको दिया है तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसको तो पहले अलग कर दो। तो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह पे वैल्यू रख दो 3 माइनस एक्स क्यूब रेस टू 1/3। अब यहाँ पर जो वैल्यू थी, मतलब पहले क्या था x था, तब आपका आंसर ये आया। अब ये वैल्यू है तो मैं क्या करूँ, इसको x की जगह पे ब्रैकेट लगा दो। x की जगह पे क्या लगा रहा हूँ, ब्रैकेट लगा रहा हूँ, तो बस ठीक है। अब इस ब्रैकेट में वैल्यू क्या रखेंगे, जो यहाँ पर है क्या है 3 माइनस एक्स क्यूब रेस टू 1/3। कोई दिक्कत कोई नहीं ना, सिंपल है। 3 विल बी कैंसिल, क्या बचेगा 3 माइनस 3, क्योंकि ये तो 1 हो गया अभी, तो मैं इसको ब्रैकेट को निकाल सकता हूँ। 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब रेस टू 1/3। तो क्या हो गया बताओ जल्दी से, x का क्यूब 1/3, मतलब कि एक्स क्यूब का क्यूब रूट क्या आएगा 3 कैंसिल, तो क्या आएगा x आएगा। तो ये कोई भी कर सकता था, ये भी बहुत सिंपल था, आपका MCQ था ये तो, ठीक है। तो x वाला जो भी MCQ हो आप उसको सॉल्व कर लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो। जिन लोगों ने नहीं किया है उन लोगों के लिए अच्छी बात होगी अगर नोट डाउन कर ले तो, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ वो MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में हो सकता है कि उसके रिलेटेड MCQ आपको पूछा जाए, और एक कंसेप्ट है जो समझना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। तो हम उसके ऊपर तुरंत आते हैं। चलो मैं वीडियो पोस्ट करने का आपको बोलूँगा अगर आप लिख रहे हो तो। ये हफ्ते में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये हफ्ता हमारा लास्ट हफ्ता होगा, इस ये हफ्ते में हम हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स चलो 1 to 1 कब होगा, वन टू वन कब होगा। क्वेश्चन क्या है, जी ऑफ एफ 1 to 1 कब होगा। कहने का मतलब कि क्या ये डिपेंडेंट है एफ और जी पे। अगर एफ की वैल्यू एक एफ भी 1 है, जी भी 1 है, तो क्या मैं जी ऑफ ए के लिए कुछ बोल सकता हूँ। या एफ 1 नहीं है, जी 1 है, तो क्या मैं जी ऑफ के लिए बोल सकता हूँ। मतलब वो क्या उससे डिपेंडेंट है, वो चीज़ हमें चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, 4 केसेस ले लेंगे, जिसमें पहला केस रहेगा एफ एंड जी दोनों क्या है 1 है। दूसरा केस होगा एफ एंड जी दोनों क्या है 1 नहीं है। तीसरा केस है जहाँ पर एफ क्या है 1 है बट जी 1 नहीं है। और चौथा केस जो है उसमें क्या ले लेंगे, जी 1 है, एफ 1 नहीं है। तो जल्दी से मैं इसका मैपिंग करता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैपिंग करूँगा। पहली मेथड से मैपिंग कर लो, जल्दी से मैपिंग करना आता है सबको। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एफ से जी, मतलब ए से बी कहाँ से जा रहा है, ए फंक्शन एफ से जा रहा है और इसके बाद जी से जा रहा है।
देखो आप इसमें भी आपको फंक्शन दिखना चाहिए, आपको क्या दिख रहा है फंक्शन, पहले किसके ऊपर ट्रीटमेंट हो रही है, एक्स के ऊपर ट्रीटमेंट हो रही है एफ की, फिर हो रही है जी की, तो एफ की ट्रीटमेंट उसके बाद जी की ट्रीटमेंट। चलो नीचे आ जाओ, दूसरा भी ले लेते हैं साथों साथ, पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। तो यहाँ गया एफ से, यहाँ गया जी से, फिर यहाँ पर क्या है ए, यहाँ पर क्या है बी, यहाँ पर क्या है सी। चलो यहाँ पर क्या है ए, यहाँ पर क्या है बी और यहाँ पर क्या है सी। यहाँ से गया एफ, यहाँ पर गया जी। चलो ओके, हमारे पास रेडी है। पहला केस लेते हैं हम, F11 है, GB11 है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, DEO है और यहाँ पर PQR है। ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। ए का रिलेशन D के साथ है, B का E के साथ है और C का O के साथ है, D का P के साथ है, E का Q के साथ है, O का R के साथ है। तो क्या ये बताओ F11 है 11 है, दिख रहा है 11 है, G11 है, तो क्या GB11 है। तो अब मुझे बताओ GO F11 है क्या। ए के लिए आंसर क्या मिला P, बी के लिए आंसर क्या मिला Q और सी के लिए आंसर क्या मिला R। तो क्या ए बी सी के लिए अलग अलग वैल्यूज मिली ना, अलग अलग इमेजेस मिली। अगर तीनों के लिए अलग अलग इमेजेस मिली, इसका सीधा मतलब क्या बनता है, जो मेरा फंक्शन है वो क्या रहेगा 1 to 1। मतलब अगर F और G दोनों 1 to 1 है तो मेरा होल फंक्शन जैसे कि GO F क्या रहेगा, हमेशा 1 1 रहेगा। तो ये क्या हो गया आंसर 1 to 1। कब की बात हो गई, जब F 1 1 है और G भी 1 1 है। चलो इसमें मैं क्या ले लेता हूँ, 1 1 नहीं है, क्या ले लेता हूँ, मैनी टू 1 है, ये भी मैनी टू 1 है। ओके, तो ये वाले केस में क्या होगा, तो मैं एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, ए बी सी डी ई और यहाँ ओ ले लेता हूँ। चलो जल्दी बताओ क्या आया, क्या फंक्शन, मुझे बताओ क्या मेरा फंक्शन आंसर दे रहा है। आपको पता है मैनी टू 1 हो ही गया होगा। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, पहले ये भी बता दूं मैं। पहली बात ये ABC क्या कर रहा है, इसमें से 2 ही लोगों को सिलेक्ट कर रहा है। ABC क्या कर रहा है, इसमें से 2 ही लोगों को सिलेक्ट करेगा। अब मैनी टू 1 है, इसका एक मतलब तो बनता है कि एक कम से कम एक तो कम होगा। मैनी टू 1 है मतलब कि यहाँ पर जितनी प्री इमेजेस होगी ना, उससे एक इमेज तो यहाँ कम रहेगी ही। क्यों, क्योंकि किसी 2 प्री इमेज की एक ही इमेज है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ 2 होंगे, यहाँ पर 1000 भी हो जाए तो यहाँ पर 999 होंगे। मतलब कि पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो कम से कम क्या होगा, 2 जगह पर रिपीट हुआ ही होगा। तो जो इमेजेस की जो नंबर्स हैं वो यहाँ से कितने होने वाले, 1 कम होने वाले। अब बात और ज़्यादा समझो, अब यहाँ पर नंबर कम हो गए, इसके साथ रिलेशन में कितनी चीज़ होगी, मतलब आगे जाके कितनी इमेजेस मिल सकती है, इनके जैसे मिल सकती है, इनसे ज़्यादा तो नहीं मिल सकती। मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना डी के 2 इमेजेस हों, क्योंकि ये तो फंक्शन है, फंक्शन किसी एक के साथ ही इमेज बनाता है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर मेरे पास 10 लोग थे, उस 10 लोगों ने यहाँ पर 7 लोगों के साथ फंक्शन मतलब कि इमेजेस बनाई, यहाँ पर 7 लोग हैं, तो क्या वो 7 लोग 8 लोगों को इमेजेस बना के दे सकते हैं, कभी नहीं दे सकते। मतलब वो कम से कम 7 होंगे या तो 7 से कम होंगे, 7 से ज़्यादा कभी नहीं होंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि जब भी आप यहाँ से नंबर कम करके इधर ले जाते हो तभी डिसाइड हो जाता है कि ये मैनी टू 1 होने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो ये मैक्सिमम कितनी इमेजेस क्रिएट कर पाएंगे इधर, अगर चाहे तो भी। अगर ये मैनी टू 1 नहीं भी है तो भी 2 कर पाएंगे। अगर मैनी टू 1 है तो इससे भी कम होगा, बट अगर मैनी टू 1 नहीं है, 1 to 1 है, उस केस में भी क्या हो जाएगा, उस केस में भी आपकी जो वैल्यूज है 3 के लिए 2 ही आंसर देगी। और उस वाले केस में आपको 3 वैल्यूज के लिए कोई ऐसे 2 इमेजेस प्री इमेजेस होगी जहाँ पर इमेज सेम आएगी। यहाँ पर तो देखो तीनों के लिए सेम आ रही है, ADO BEO और CEO। तो इस वाले केस में मैं क्या बोल दूँ, इसको मैनी टू 1 रहेगा। ठीक है, तो जब भी दोनों मैनी टू 1 है तो भी आंसर क्या आ रहा है आपका, मैनी टू 1 ही आ रहा है। अब मैं इधर बात कर रहा था जहाँ पर F क्या है, मैनी टू 1 है और G क्या है, 1 1 है। तो मैं ले लेता हूँ ऐसे OP, इधर O ले लो, P Q R। चलो मुझे बताओ क्या ये मैनी टू 1 है, F मैनी टू 1 है। ओके, G बता दो क्या है, 1 to 1 है। हाँ 1 to 1 है। चलो F मैनी टू 1, G 1 to 1 हो गया। आप देखो A के लिए आंसर क्या आ रहा है, P, B के लिए आंसर क्या आ रहा है, Q, C के लिए भी आंसर क्या आ रहा है, Q ही आ रहा है, R नहीं आ रहा।
कहने का मतलब दो ऐसी प्री इमेजेस है जहां पर आपको आंसर क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, मैनी टू वन ही बोल दूंगा। ठीक है, तो मैनी टू वन कब आएगा, दोनों केस देख लो, मैनी टू वन कब आएगा, जब आगे वाला मैनी टू वन हो जाए। आगे वाला अगर मैनी टू वन है तो आपका आंसर क्या आने वाला है, मैनी टू वन आने वाला है। आगे वाला 1 to 1 है और पीछे वाला भी 1 to 1 है, आपका आंसर 1 to 1 आने वाला है। और अभी केस बाकी रहा, वो जो केस है वो है 1 to 1 है और ये भी 1 to 1 नहीं है, मैनी टू 1 है। अब ये वाले केस में क्या है, थोड़ा दिक्कत तो है, वैसे देखते हैं कैसा दिक्कत है। तो पहले तो ABC ले लो, 1 to 1 है तो इधर भी DEF चाहिए होगा, DE 0 ले लिया, DE O ले लिया, तो ये क्या हो गया, 1 to 1 हो गया। अब पीछे वाला 1 to 1 नहीं है तो वो क्या होगा, PQ, हाँ PQ ले लो। तो PQ लेते ही आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा, E के लिए सेम इमेज बन रही है। तो अब मुझे बताओ ये वाले केस में आंसर क्या आएगा, मैनी टू 1 आएगा। क्यों, क्योंकि A के लिए भी आंसर P आ रहा है, B के लिए भी आंसर P आ रहा है और C के लिए आंसर Q आ रहा है, तो मैनी टू 1 होगा। बट किसी बंदे ने बोला कि सर ऐसा नहीं दिया है, ऐसा नहीं दिया है, कुछ चेंज करता हूँ मैं। चेंज क्या करता हूँ, तो जो E है ना, E यहाँ पर S करके एक ऐसी चीज़ दी है जो Q से रिलेशन बना रही है, E जो है ना वो R से बना दे रहा है। तो अब देखने जाओ तो ये क्या मैनी टू 1 है, पहले ही बताओ, ये मैनी टू 1 है, हाँ है। क्यों, क्योंकि O और S के लिए इमेज क्या बन रही है, सेम बन रही है। O और S के लिए इमेज क्या बन रही है, सेम बन रही है। बट मुझे ये बताओ कि अब आंसर चेक करो, A के लिए इमेज क्या आई, P, B के लिए इमेज क्या आई, R, C के लिए इमेज क्या आई, Q। तो क्या GOF मैनी टू 1 है, नहीं। GOF के लिए तो तीनों के आंसर क्या मिले, डिफरेंट मिले ना, तो 1 to 1 भी हो रहे हैं। कहने का मतलब ये मैनी टू 1 भी हो सकता है, 1 to 1 भी हो सकता है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, नॉट, कांट से, क्या बोल देंगे, कांट से। ठीक है, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि भाई ये मैनी टू 1 देगा या 1 to 1 देगा। तो एक केस तो हमारा इस तरीके से निकल गया कि वो क्या कहेगा, कांट से, मतलब हम कह नहीं सकते कि वो क्या देने वाला है। हाँ, बट एक चीज़ समझ लो कि दोनों अगर 1 to 1 है तो आंसर 1 to 1 है, अगर पहले वाला मैनी टू 1 है तो आंसर मैनी टू 1 है। ठीक है, तो इसको हम ब्रीफ कर लेते हैं। पहली बात, ब्रीफ कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, जगह नहीं दिख रही, यहाँ कर लेते। चलो, आपके पास क्या है, GOF, F है और G है। अगर GOF 1 1 है, कब, जब दोनों 1 1 है। अगर ये मैनी टू 1 है तो ये भी क्या है, मैनी टू 1 है। बस पहला ही चेक करना, अगर पहला मैनी टू 1 आ गया तो कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर पहला 1 to 1 है और ये मैनी टू 1 है तो इस वाले केस में कांट से आएगा। क्या आएगा, कांट से, मतलब कुछ कह नहीं सकते हम। तो ये चीज़ आपको समझनी है और ये चीज़ जाननी भी है कि इस तरीके से आपका काम होने वाला है कि पहले अगर मैनी टू 1 आ गया, पीछे वाले को चेक भी नहीं करना वो मैनी टू 1 है या फिर 1 to 1 है, क्योंकि उस वाले केस में आंसर डायरेक्टली मैनी टू 1 हो ही जाएगा। और पहले वाला 1 to 1 है तो पीछे वाले को चेक करना पड़ेगा। अगर पीछे वाला 1 to 1 है तो आप कह सकते हो आँख बंद करके कि भाई ये वन फंक्शन मेरा 1 to 1 बनने वाला है। अगर पीछे वाला मैनी टू 1 आ जाए तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ केस में क्या होगा, 1 to 1 बन रहा है, कुछ केस में 1 to 1 नहीं भी बन रहा है। तो कांट से वाला कौन सा है, जब ये 1 to 1 और ये मैनी टू 1, दोनों 1 to 1, 1 to 1, दोनों मैनी टू 1, मैनी टू 1, और आगे वाला मैनी टू 1 तो भी मैनी टू 1। समझ में आ गया। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। तो हम जल्दी से ऑन टू और इनटू फंक्शन के ऊपर भी चले जाते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। और लास्ट में ये टेबल थोड़ा सा बनाने को मत भूलना, ये भी ब्रीफ किया है हमने। मेन चीज़ तो ये है, अगर आप ये चीज़ नहीं याद रखते हो या फिर कंसेप्शनली नहीं याद रखते तो इसको रट्टा तो एटलीस्ट मानना ही पड़ेगा आपको। इससे अच्छा कंसेप्शनली याद रख लो कि जब भी जरूरत पड़े आप खुद बना सको इसको। ठीक है, चलो लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा है तो आप पॉज कर दो वीडियो और लिख लो पहले। चलो अब दूसरा जो है वो है GOF ऑन टू कब होगा। क्या ऑन टू कब होगा, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि GOF मेरा ऑन टू कब होने वाला है। ऑन टू कब होने वाला है मतलब जिस तरीके से हमने 1 to 1 और मैनी टू 1 चेक किया ना, उसी तरीके से हम ऑन टू और इनटू चेक करेंगे। कैसे, तो पहली तो बात तो हमें पता है 4 केसेस ले लेंगे। कौन से तो कि ABC से F गया पहले तो, फिर G जाएगा। चलो दूसरा भी ले लो,
एफ जी ए बी सी एफ जी ए बी सी ए बी सी एफ जी बराबर से बराबर है। इतना तो चीज़ें पता चल गई हमें। चलो अब देखते हैं किससे कंपेयर करेंगे हम, इनटू और ऑन टू से कंपेयर करेंगे ना। तो पहला मैं ले लेता हूँ एफ और जी दोनों क्या है, ऑन टू फंक्शन है। अब ऑन टू फंक्शन होने के लिए आपको एक चीज़ पता है ए बी सी, तो इधर मुझे क्या लेना पड़ेगा डी, और दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा रेंज में लेना पड़ेगा। दोनों के जो मतलब इसके लिए कुछ ना कुछ पूरी इमेजेस इसके अंदर होनी चाहिए। तो क्या अभी ये है ऑन टू फंक्शन है, एफ ऑन टू है। डी को भी बना देते हैं हम पी क्यू, ओके। तो ये भी ऑन टू बन रहा है, डी और ई भी क्या ले रहे हैं, पी और क्यू को इमेजेस बना रहे हैं। तो यहाँ पर जितनी भी इमेजेस हैं उसके लिए कुछ ना कुछ प्री इमेज यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसको भी क्या बोल दूँ मैं, ऑन टू फंक्शन बोल दूंगा। और यहाँ पर भी क्या है, ऑन टू फंक्शन है, ओके। दूसरी बात, यहाँ पर मैं कोई ऐसी चीज़ रख सकता हूँ जहाँ पर उसकी प्री इमेज यहाँ पर ना हो, ऐसा कोई रख नहीं सकता ना, ओके। क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि ये भी ऑन टू फंक्शन है। कहने का मतलब ए के लिए क्या आंसर मिला पी, बी के लिए क्या आंसर मिला क्यू, और सी के लिए आंसर क्या मिला क्यू। कहने का मतलब सी में ऐसी कोई भी इमेज नहीं है जिसके लिए मुझे यहाँ पर प्री इमेज ना मिले। सी में ऐसी कोई भी इमेज नहीं है जिसके लिए मुझे प्री इमेज ए में ना मिले। तो कहने का मतलब ये भी क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। तो दोनों ऑन टू है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। चलो दूसरा केस लेते हैं, दोनों ऑन टू नहीं है, दोनों क्या है, इन टू है। दोनों क्या है, इन टू है। चलो इन टू है उसका मतलब क्या होता है, तो पहली तो बात कि ए बी सी क्या करेगा, इसमें से एक को छोड़ देगा। ए बी सी क्या करेगा, इसमें से एक को छोड़ देगा, मतलब कि उसमें से ओ को पार्ट नहीं बना रहा है। ओ के लिए कोई इमेज यहाँ पर है, अभी पी क्यू आर आ गया। ये भी सेम चीज़ कर रहे हैं, डी पी पे जा रहा है, ई भी पी पे जा रहा है, ओ क्यू पे जा रहा है, आर को छोड़ दिया। अब थोड़ा सा ध्यान इधर ला दो, जल्दी से ला दो, जल्दी से ला दो, जल्दी से ला। आर जो चीज़ है ना, आर वो इमेज है, नहीं है, नहीं है, नहीं है ना इमेज। ये तो एलिमेंट है, अभी तो सिर्फ फिलहाल एलिमेंट है। इमेज किसको बोलेंगे, इसको जिसके लिए प्री इमेज बनी हुई है। ये देखो प्री इमेज बनी हुई है, प्री इमेज बनी हुई है। आर के लिए कौन सी प्री इमेज है बताओ, तो आर के लिए कोई भी रास्ता है ही नहीं। अगर मुझे बताओ यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पर चेक करूँगा ये यहाँ से आएगा कि नहीं। बंदा यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पा रहा, मतलब यहाँ से इसकी प्री इमेज यहाँ नहीं मिल पा रही है, यहाँ चेक करने की बात तो दूर की हो गई ना। तो जब भी पीछे वाला इनटू फंक्शन आ गया, ये बंदा अकेला रह जाने वाला है, ये बंदा अकेला रह जाएगा। और वो गॉफ भी जब हम ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, गॉफ ढूंढेंगे, तब भी ये बेचारा अकेला ही रहने वाला है। तो पीछे वाला इनटू उसका सीधा मतलब क्या है, फंक्शन पूरा इनटू। पीछे वाला इनटू उसका पूरा मतलब क्या बनता है, क्या पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा आपका जीओएफ, मतलब कि सॉरी इनटू नहीं बन जाएगा, इनटू ही बन जाएगा। तो अगर मैं इधर बोल दूं कि ये ऑन टू है बट ये इनटू है, तो सेम सिनेरियो डिस्कस होगा। ऐसा कोई ना कोई एलिमेंट रहेगा पी क्यू आर में, ये जो क्या नहीं दे पाएगा, इमेज नहीं दे पाएगा, प्री इमेज नहीं दे पाएगा, प्री इमेज नहीं दे पाएगा। तो इस केस में भी हमें क्या बोल दूं, इनटू। तो एक चीज पता चल गई, अगर पीछे वाली चीज इनटू है तो डायरेक्टली आपका फंक्शन कैसा है, इनटू है। अगर पीछे वाली चीज ऑन टू है तो आगे चेक करूंगा ऑन टू है, तो बोल दोगे भाई आप ऑन टू है। तीसरा केस ले लेते हैं, पीछे वाला ऑन टू है और आगे वाला इनटू है। पीछे वाला ऑन टू है, आगे वाला क्या है, इनटू है। जल्दी से हम ले लेते हैं, ए बी सी डी ई ओ, ए का डी के साथ, बी डी के साथ, सी बी ई के साथ, यहाँ पर पी क्यू आर, ओ आर के साथ, ई क्यू के साथ, डी पी के साथ। तो क्या ये ऑन टू है? क्या ये इनटू है? तो क्या है, क्योंकि यहाँ पर ओ छोड़ दिया था। देखो इसकी रेंज में, एफ की रेंज में ओ नहीं है, वो कोडोमेन में है, समझ गए। तो ये इनटू है, वो वाला ऑन टू है। अगर ये इनटू है तो आप बताओ मुझे, ए के लिए आंसर क्या मिला पी, बी के लिए आंसर क्या मिला पी, सी के लिए आंसर क्या मिला क्यू। बट आर के लिए कोई प्री इमेज मिल रही है क्या, इसके अंदर मिल रही है क्या, नहीं मिल रही ना। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, अगर नहीं मिल रही है तो मैं इसको क्या बोल दूं बताओ, अरे बताओ ना क्या बोल दूं इसको मैं, ऑन टू या इनटू, इनटू क्यों इनटू,
क्योंकि आर के लिए कोई भी प्री इमेज मुझे ए में नहीं मिल रही है। जीओएफ आपको डिफाइन करना है, याद रखना, जीओएफ के लिए बात कर रहा हूँ। तो जीओएफ के लिए आर के लिए इमेज होनी चाहिए थी ना, 0 पे अटक गई चीज़ें, 0 के ओ के बाद तो कुछ आया नहीं आगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। बट मैं अगर आपको बोलूँ कि अब देखो ध्यान से, ये आर है ही नहीं, ये आर नहीं है, दूसरे ओ को रखते हैं हम, हाँ ओ भी, ओ तो है ही यहाँ पर। अभी देखो ये इनटू है, ये फंक्शन इनटू है। चलो अब मुझे बताओ ओ से क्यू, क्या ये ऑन टू है? ये ऑन टू है, ये इनटू है और ये ऑन टू है ना, डन। अब मुझे बताओ क्या क्या हो सकता है। ए के लिए आंसर क्या आया पी, बी के लिए आंसर क्या आया पी, सी के लिए आंसर क्या आया क्यू। क्या इसमें आने वाले हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक इमेज के लिए यहाँ पर प्री इमेज है ना। देखो पी के लिए क्या हो रहा है, ए और बी, क्यू के लिए क्या हो रहा है, सी। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है सबके लिए प्री इमेजेस अवेलेबल है। तो मैं उस टाइम पे क्या बोल दूंगा, ऑन टू बोलूंगा, उस टाइम पे क्या बोलूंगा, ऑन टू। तो दोनों आंसर आ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, कांट से। इस वाले केस में भी क्या होगा, कांट से हो जाएगा। तो पहली बात आपको चेक करनी है वो है कि अगर पीछे वाला फंक्शन इनटू है तो पूरा फंक्शन क्या हो गया, इनटू। अगर पूरा पीछे वाला फंक्शन ऑन टू है तो अगर बस आपको एक ही चीज चेक करनी है, आगे वाला क्या है। अगर आगे वाला ऑन टू है तो बोल दो ऑन टू, अगर आगे वाला इनटू निकला तो बोल दो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता अभी। समझ में आया ना, इसको ब्रीफ कर ले, हम कर लेते हैं। चलो GOF F G, अगर क्या है G इनटू है तो डायरेक्टली इसको क्या बोल देंगे, इनटू। अगर G ऑन टू है तो इसको चेक करना है, ये क्या है ऑन टू, तो बोलूँगा ऑन टू। अगर ये ऑन टू है और ये इनटू है तो बोल दो कांट डिटरमाइन, मतलब कांट से। दोनों हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, तो हम कुछ नहीं कह सकते उस टाइम पे। तो एक चीज़ ये तो समझ में आई गई होगी कि भाई जब पीछे वाला इनटू दे दे तो आपको आंख मीच के बोल देना है कि आगे वाला भी, मतलब पूरा जो मेरा बनने वाला है GOF वो इनटू होने वाला है। अगर पीछे वाला ऑन टू आ जाए तो आगे वाले को मैं चेक करूंगा, अगर आगे वाला ऑन टू है तो बोलूँगा पूरा ऑन टू रहेगा, अगर आगे वाला इनटू है तो मैं बोलूँगा पूरे वाले को कुछ बोल नहीं सकते हम, ठीक है। तो ये चीज़ है ना MCQ में पूछी जाती है, जहाँ पर MCQ में आपको F दिया जाता है, G भी दिया जाता है, आपको बस इतना डिसाइड करना है कि जो गिवन डोमेन एंड कोडोमेन है वहाँ पर ये फंक्शन कैसे हैं। अगर वहाँ पर वो डायरेक्टली दोनों ऑन टू हो जाते हो तो आपको डायरेक्ट बोल देना है GOF कैसा होगा, ऑन टू होगा। समझे कि नहीं समझे, समझे। तो ये बहुत आसान तरीके से आप आंसर के क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हो। आपकी बुक में भी ये अवेलेबल है, बोर्ड की बुक में भी अवेलेबल है, तो बहुत अच्छी बात है। MCQ पूछे जा सकते हैं इससे, बोर्ड MCQ पर लिख देना बोर्ड MCQ। अगर मैं चाहें तो कोई इंसान बोर्ड MCQ इसमें से पूछ सकता है, ठीक है। तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, तो हम आगे की चीज़ें देखते हैं जल्दी से। चलिए नोट डाउन कर लिया, नहीं किया तो आप क्या करो, वीडियो पोस्ट कर लो अपना और लिख लो। चलो हमने कल जो देखा था चीज़ें, कंपोजिट फंक्शन फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन देखा था। वहाँ पर हमने क्या देखा था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या कि x की हर एक वैल्यू के लिए f की वैल्यू सेम है, x की हर एक वैल्यू के लिए g की वैल्यू भी सेम है। तो उस वाले केस में क्या था, थोड़ा आसान था, हम आसानी से सोल्व कर पाए थे। बट कभी कभी क्या होगा, आपको नॉन यूनिफॉर्म दे देंगे। नॉन यूनिफॉर्म देना मतलब क्या है, समझ में नहीं आया। नॉन यूनिफॉर्म देना मतलब कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको देखोगे उसको आपको पता चल ही जाएगा। जैसे कि मेरे पास है f ऑफ x 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वेयर, x लेस देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0, और g ऑफ x मेरे पास है माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, x लेस देन 1 और x 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन इनफाइनाइट, लेस देन इनफाइनाइट। तो मुझे यहाँ पर फाइंड करना है फॉग x, मुझे यहाँ पर फाइंड करना है फॉग x। तो आप देखो पहले वाले केस में क्या होता था, ऐसे कोई टूटा हुआ चीज़ नहीं मिल रही थी, हमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर मिल रहे थे। इसको हम टॉपिक का नाम भी दे सकते हो, कंपोजिट फंक्शन फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शन फॉर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शंस, ठीक है। तो x लेस देन 0, 0 के आसपास कुछ वैल्यूज चेंज कर रहा है और g ऑफ x में भी x की वैल्यूज कुछ चेंज हो रही है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, मैं स्टेप्स वाइज आपको 3 स्टेप में हम इसके ऊपर पूछेंगे, आंसर पे पहुंच जाएंगे। स्टेप 1,
नहीं, 4 स्टेप में हम आंसर पे होंगे, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। ओके, मैं थोड़ा इधर ऊपर से लिखता हूँ इसको, जिससे क्या है, नीचे में जगह चाहिए होगी आगे जाके तो मिल जाए। तो मेरे पास आ गया स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। चलो स्टेप 1 क्या है, आपको क्या करना है, सिर्फ इसको पहले तो इलेबोरेट कर लो क्या होगा ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये क्या बोलना चाहता है, आपको ये समझो कि ये बोलना चाहता है कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जी ऑफ एक्स होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो आपको बस एफ फंक्शन को वापस से लिख देना है। कैसे लिखोगे? तो कि भाई एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बना के, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बना के कैसे? क्योंकि एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स लिख दो, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। बट ये कब था? जब जी ऑफ एक्स क्या था, लेस देन और इक्वल टू 0 था। कब था? जब एक्स की जगह पे हम क्या बोल रहे हैं, अभी जी ऑफ एक्स बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। और ये जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 था, तब था। तो इतना कौन कौन कर सकता है? कर सकते हैं हाँ, कोई आसान है ना ये तो। एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स रखना है बस, ठीक है। पहला स्टेप ये है। सेकेंड स्टेप, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ इनसाइड फंक्शन, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ इनसाइड फंक्शन। आप क्या करो, अंदर के जो फंक्शन का है उसका ग्राफ प्लॉट करो। कहने का मतलब क्या, जी ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करो। अब ये जो ग्राफ प्लॉट करने की प्रोसेस है ना, वो भी बहुत मजेदार है। और जितने लोगों ने ऐसे ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन के ग्राफ जिन लोगों ने करके रखे हैं उसके लिए अच्छी बात है, नहीं करके रखे तो आज हम सीखने वाले हैं। कौन सी बड़ी बात है, हम सब कुछ सीख लेते हैं, टाइम आने पे सब कुछ सीखते हैं ना। वैसे ही देखो, अब क्या बोल रहा है, ये जी ऑफ एक्स ड्रॉ करना है। पूरा माइनस एक्स होगा, 1 माइनस एक्स होगा, हमें नहीं पता कब कहाँ क्या होगा, अभी पता है पर फिर भी हम नहीं नोटिस कर रहे हैं। हम क्या नोटिस कर रहे हैं, इतना नोटिस कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो होने पे तो वो माइनस एक्स हो सकता है या तो 1 माइनस एक्स हो सकता है। तो माइनस एक्स के लिए मेरे पता है ना 45 डिग्री पे ऐसी लाइन आएगी। तो ये क्या हो गई आपकी, ये क्या हो गई, y इक्वल टू माइनस एक्स हो गया ना। अब 1 माइनस एक्स बोला है तो इसको क्या करो, 1 जितना ऊपर शिफ्ट कर दो। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस एक्स। क्या इसमें किसी को कुछ दिक्कत? सिंपल था, सिंपल था। अब कहाँ पर टूट रहा है ये देख लो जल्दी, चलो कहाँ पर टूट रहा है, 1 के आगे टूट रहा है, 1 के आगे टूट रहा है। तो x इक्वल टू 1 पे लाइन खींच लो, x इक्वल टू 1। मुझे पता था कि ये 1 पे ही टच कर रहा है, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, 1 पे टच कर रहा है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो x इक्वल टू 1 लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब आपको एक चीज़ पता चल गई कि x इक्वल टू 1 के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कुछ चीज़ें बदलने वाली है। पहले बताओ, x इक्वल टू 1 के लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि x इक्वल टू 1 से छोटी वैल्यूज के लिए, मतलब कि 1 से छोटी वैल्यूज कहाँ ये रही, क्या आंसर है, माइनस एक्स है। तो क्या नहीं है, 1 माइनस एक्स नहीं है, तो क्या करें, उसको हटा दो सर। जो नहीं है उसको क्या करो, हटा दो। 1 माइनस एक्स कौन सा है, ये वाला, हटा दो उसको। किसके लिए, 1 से छोटी वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो हमने हटा दिया, तो आपके पास क्या आ गया आंसर, 1 से छोटे के लिए आपका आंसर। 1 क्या है, इन्वॉल्व है या नहीं है वो बताओ पहले। नहीं इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर क्या करो, ओपन रखो, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो और बताओ, 1 माइनस एक्स कहाँ पर, 1 से ज़्यादा के लिए। तो मैं इसको थोड़ा अभी हटा देता हूँ। 1 है इन्वॉल्व इसमें, हाँ है, तो इसको डार्क कर दो। 1 से इनफाइनाइट तक क्या हो रहा है, 1 माइनस एक्स रह रहा है। 1 से इनफाइनाइट तक क्या रह रहा है, 1 माइनस एक्स। तो एक्स्ट्रा क्या है सर, ये माइनस एक्स वाला एक्स्ट्रा है, तो क्या करें, उसको हटाओ, उसको, ये भी हट गया। तो क्या अब आपका ग्राफ रेडी है, देख लो आप। 1 से छोटे के लिए क्या आंसर है, y माइनस एक्स। 1 से बड़े के लिए क्या आंसर है, 1 माइनस एक्स। तो क्या अब ये ग्राफ रेडी है, ओके रेडी है। तो हमने ग्राफ भी प्लॉट कर लिया। नेक्स्ट, ब्रेक जी ऑफ एक्स, ब्रेक अकॉर्डिंग टू जी ऑफ एक्स, अकॉर्डिंग टू जी ऑफ एक्स। मतलब कि अभी जी ऑफ एक्स की वैल्यू से हमें तोड़ना है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो हमने ये ड्रॉ किया वो क्या था, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स माने कि क्या, कोई भी बंदा बोल सकता है ना वाई। अगर मैंने यहाँ पर y इक्वल टू जी ऑफ एक्स ड्रॉ किया है ना, क्या ड्रॉ किया हमने, y इक्वल टू जी ऑफ एक्स ड्रॉ किया। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू अगर मुझे अकॉर्डिंग टू जी ऑफ एक्स की वैल्यू, मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू y वैल्यू, अकॉर्डिंग टू जी ऑफ एक्स की वैल्यू मतलब अकॉर्डिंग टू y की वैल्यू। क्या बोल रहा है, लेस देन और इक्वल टू 0, और 0 पे टूट रही है। कहाँ टूट रही है, 0 पे। तो y इक्वल टू 0 लाइन कौन सी है, ये वाली ना। कहाँ टूटेगी, ये वाली लाइन पे टूटेगी। तो इसमें क्या है, ये वाला पोर्शन कौन सा है, जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 है। और ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है आपका, जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ पर देखो मैंने टच नहीं किया क्योंकि ये
इक्वल टू की साइन है, यहाँ पर इक्वल टू की साइन नहीं है। तो ये आपको ध्यान देना है, चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं बट आपको ध्यान देनी है। चलो ये इतना तो समझ में आ गया, सबको आ गया कि जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 कहाँ है और ग्रेटर देन 0 कहाँ पर है। चलो अब देखो जहाँ जहाँ भी आपके दो रीजन बन गए ना, यहाँ दो रीजन बन गए, ऐसे ही दो रीजन हर बार बनेंगे आपके, ऊपर वाला नीचे वाला, ऐसा कुछ ना कुछ रीजन बनेगा। वो रीजन बनाने के बाद आपको डिसाइड करना है कि जहाँ पर दो रीजन आते हो, एक ही रीजन में दो रीजन आते हो। कैसे? ये देखो यहाँ पर दो ग्राफ्स है, एक तो ये रहा और वही रीजन में क्या है, दूसरा भी एक ग्राफ है। देखो लेस देन 0 में देखो दो ग्राफ है कि नहीं, जिसमें आपको दो ग्राफ दिख जाए ना उसको आपको दो बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? दो बार लिखना है। किसको दो बार लिखेंगे? तो क्या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, आपने ये क्या लिखा है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा, वही मैं लिख रहा हूँ। देखो अब यहाँ पर एक बार लिखा था, क्यों? क्योंकि मैंने सोचा था एक बार होगा, बट यहाँ पर पता क्या चला, दो बार है, मतलब दो अलग अलग ग्राफ है, दो बार नहीं है, दो अलग अलग ग्राफ है। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए दो सेपरेटली चीज़ें लिखूंगा, जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 और जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। समझ रहे हो कैसे? देखो जी ऑफ एक्स लेस देन 0 यहाँ भी है, जी ऑफ एक्स लेस देन 0 यहाँ भी है, और दूसरी बात जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 ये रहा, तीनों मैंने लिख दिया। इस वाले केस में क्या है, 1 माइनस जी ऑफ एक्स, ये भी वही देगा 1 माइनस जी ऑफ एक्स, और ये क्या देगा, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। बस इतना समझ में आ गया, हर किसी को आ गया। अब देखो ये रफली थोड़ा मैंने किया था, क्यों अलग करना है इसलिए मैंने जी ऑफ एक्स लिखवाया। यहाँ पर आपको जी ऑफ एक्स नहीं लिखना, आपको एक्स की वैल्यू लिखनी है। क्या लिखनी है? एक्स की वैल्यूज। तो देखो पहले वाली एक्स की वैल्यू कहाँ है, 0 से 1 है कि नहीं, तो यहाँ एक लिख दो 0 से 1। अरे देखो ये वाले कर्व के लिए एक्स की वैल्यूज क्या है, एक्स की वैल्यू सुनो 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 सुनो, जी ऑफ एक्स की नहीं, एक्स की वैल्यू। जी ऑफ एक्स तो मुझे पता है ये नीचे वाली वाई लाइन देती है, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। एक्स की वैल्यू कौन देता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो 0 से 1 पे जा रहा है, तो 0 से 1 के लिए आपको 1 माइनस जी एक्स मिला, फिर 1 से इनफाइनाइट मिलेगा, तो ये 1 से इनफाइनाइट ले लो, 1 से इनफाइनाइट मिल गया। दूसरी बात यहाँ देखो, तो 0 से कम है, 0 से कम है तो क्या होगा, x लेस देन 0। तो ये रीजन मिल गया आपको, तीन रीजन मिल गए। तो देखो दो चीजें थी पर रीजन कितने हो गए, तीन हो गए। और वो कौन से टर्म में आ गया, x के टर्म में। देखो यहाँ भी x की वैल्यू रखनी, तो x के टर्म में आ गया ना तीनों जो ये क्या बोलते हैं, रेंज, तीनों जो रेंज है हमारे वो किस में आ गई, हमारी x के टर्म्स में आ गई। अब चलो बताओ जल्दी से, क्या बताओगे आप कि 0 से 1 में फंक्शन क्या बोलता है, जी ऑफ एक्स क्या बोलता है। 0 से 1 में जी ऑफ एक्स क्या है, देखो जी ऑफ एक्स 0 से 1 में क्या है, माइनस एक्स है। तो आप जी ऑफ एक्स की जगह पर क्या लगाओगे, माइनस एक्स लगाओगे। किस में, 0 से x 1 के बीच में। चलो एक बंदा बताएगा 1 से इनफाइनाइट में जी ऑफ एक्स क्या है, तो कि 1 माइनस एक्स है। क्या है, 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या लगाएगा, 1 माइनस एक्स लगाएगा। कब, जब 1 से इनफाइनाइट जा रहा है, 1 से कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है। चलो दूसरी बात, जी ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है, तो कि वाई इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ पर मतलब एक्स लेस देन 0, यहाँ पर मतलब एक्स लेस देन 0। जी ऑफ एक्स क्या है, माइनस एक्स, और उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। समझ में आया ये चीज़, कितनी आसानी से आपका आंसर पहुंच गया, आपका आंसर बन गया। यही आपका क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। कहने का मतलब ये, मतलब ये 1 प्लस एक्स, ये क्या 1 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया एक्स, और ये आ गया आपका एक्स का स्क्वायर। तो ये जो तीन आंसर है वही आपके क्या हैं, आंसर है। तो अब मेरा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसा दिखेगा, 1 प्लस एक्स, कब, जब 0 से 1 के बीच में हो। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसा दिखेगा, एक्स, जब एक्स क्या हो, 1 से इनफाइनाइट हो, और एक्स स्क्वायर कब, जब एक्स लेस देन 0 हो तब। तो बताओ क्या कोई प्रॉब्लम है। पहले से एक बार मैं स्टेप्स बता देता हूँ। पहला स्टेप जो था हमारा क्या था, फंक्शन को जी ऑफ एक्स के टर्म में लिख देना। किसको, जो बाहर वाला है उसको। तो ये तो समझ में आ गया ना कैसे लिखना है, ओके। चलो ये देखो स्टेप 2, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ इनसाइड फंक्शन। इनसाइड फंक्शन कौन था, जी ऑफ एक्स। ग्राफ कैसे प्लॉट किया अभी भी फिर से बताता हूँ। जितने भी वो कर्व्स दिए है ना जी ऑफ एक्स में, आपको क्या दी है, दो चीजें दी है, माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स। उसको y इक्वल टू लेके ड्रॉ कर दो। ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर लाइनें थी तो मैंने 2 लाइनें खींच दी। फिर उसको कौन से रीजन में तोड़ा है ना, वहां पर तोड़ो, और जो एक्स्ट्रा चीज है उसको हटाओ। तोड़ो और जो एक्स्ट्रा चीज है उसको हटा दो। हटा दिया तो ऐसा कुछ दिख रहा था। फिर मैंने क्या किया, ब्रेक अकॉर्डिंग टू जी ऑफ एक्स, मतलब जी ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ ब्रेक हो रही है वो देखा मैंने। तो जी ऑफ एक्स यहाँ पर एक्चुअली वाई था, है ना, जी ऑफ एक्स क्या है एक्चुअली वाई। हर बार वाई होगा ना, तो कुछ नहीं पूछने वाली बात नहीं है। तो वाई को तोड़ो, वाई को कहाँ तोड़ना है, 0 पे। तो मैंने वाई इक्वल टू 0 लाइन खींच ली। वैसे है ही एक्स इक्वल टू 0 लाइन, मतलब वाई इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस होता है। तो अगर वाई इक्वल टू 2 भी होता तो मैं वाई इक्वल टू 2 लाइन खींचता, सिंपल सी बात है। और 2 रीजन मैंने अलग कर दिए। रीजन अलग करने के बाद मुझे पता चला यहाँ पर तो 2 आंसर्स दे रहे हैं जी ऑफ एक्स।
इसलिए मैंने उसको 2 बार लिखा। यहाँ पर एक ही आंसर है तो मैंने एक ही बार लिखा। अब 2 बार लिखा तो उसको मैंने दोनों को अलग करने के लिए x के टर्म्स में आंसर लिख दिया। दोनों के आंसर में x की वैल्यूज मतलब यहाँ पर -x आ रही थी तो -x रखी, यहाँ पर 1 - x आ रही थी तो यहाँ पर 1 - x रखी। जबकि यहाँ पर कहाँ पर x < 0 में क्या आ रहा था -x, तो उसको मैंने -x पुट किया। और देख सकते हो आप कितने आसानी से ये आंसर्स आ सकते हैं। हाँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सोचने लायक है तो लिख देना रिवाइज मैनी टाइम। रिवाइज मैनी टाइम, आपका जो भी सिंबल हो रिवाइज करने के लिए चीज़ों का, तो आप रिवाइज करते रहे इस क्वेश्चन को। बहुत काम की चीज़ है, मेथोडोलॉजी दे के जाता है ये आपको, एक सिस्टम दे के जाता है कि ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ इसका, जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके रिलेटेड और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कि क्या ये फंडा आपके दिमाग में घुस जाए, छूटना नहीं चाहिए। मतलब ये चीज़ बहुत काम की चीज़ें हैं, आपको कहीं किसी दोस्त के बुक में मिलेगा भी नहीं है। वो एक वाला करा दे वही अच्छी चीज़ है भाई, 2 वाला तो उसके लाभ दे देना किसी को देना चाहो तो, देखना चाहो तो थोड़ा बहुत। चलो मैं कंपटीशन नहीं करता किसी के साथ, ऐसे ही बता रहा हूँ आपको नॉर्मली, आपको ऐसा करना भी नहीं है। आपको आपने कितना सीखा वही सीखना है। चलो मेरे पास एक क्वेश्चन और है जो इसी के रिलेटेड है। मैं आपको क्वेश्चन लिख के देता हूँ। पहले क्वेश्चन लिख लो। 1 + x 3 - x 0 x < (= 2 x < 3 और आपको ढूंढना है f(x). पहली बात एक बता दूं, आप इसको पहले मेरा वीडियो अभी पॉज ही कर दो या तो कोड बंद भी कर सकते हो, आप दोनों चीज़ कर सकते हो। ये जो वीडियो है मतलब वीडियो के बाद मतलब आप कब देखोगे वीडियो, जब इसको सॉल्व कर लोगे। ये होमवर्क क्वेश्चन ही है, ऐसा समझ लो। ये क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है, बट मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। टाइमिंग हमारे पास 10-15 मिनट रह रही है, नया टॉपिक शुरू करने से अच्छा है कि हम इसी को सॉल्व करा दे। तो आप क्या करो, वीडियो पॉज कर दो, पहले इसको सॉल्व करो अपने आप से। जो पहली मेथड देखी ना इसके आगे वाली, उस मेथड की वजह से आप सीख गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। तो उसी को 20 भी एक क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो पहले, फिर यहाँ पर आओ। ठीक है, नहीं कर पाए तो देने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं कर पाए इसलिए तो मैं इधर हूँ, तो मैं तो करवा ही रहा हूँ इधर। ठीक है, तो मैं चलो यह करवाता हूँ। क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या था, f के टर्म में लिख दूँ तो f of x क्या लिखेंगे, 1 + f(x), जब क्या है f of x कहाँ है, 2 और 0 और 2 के बीच में। फिर 3 - f(x), कब, जब 2 से 3 के बीच में है। इतनी चीज़ें आपको पता चल गई। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप क्या था, ड्रॉ ग्राफ ऑफ f of x। f of x का ग्राफ, क्या मैं इधर ही ग्राफ प्लॉट कर दूं, मुझे जगह अच्छी लग रही है ये वाली, मैं इधर ही प्लॉट करूंगा। चलो जल्दी से मुझे ये वाले दो, आपको पता है ग्राफ ड्रॉ करने के टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, फिर से मैं समझा देता हूँ। जो भी यहाँ पर 2 फंक्शन दिए ना उसको बस ड्रॉ कर दो। पहले बताओ क्या है, y = 1 + x, तो इसको ना थोड़ा अच्छा बना दो, x - y = 1 कर दो, या फिर -1 कर दो। -1 को नीचे ले जाओ तो क्या आएगा, x के नीचे -1 + y के नीचे 1 और = 1 आएगा। इसका मतलब x पे कहाँ टच करेगा, -1 पे, y पे कहाँ टच करेगा, 1 पे। तो ये रहा आपका ग्राफ। ऐसे तो लिखना आता ना आपको, ये वाला देखा होगा आपने, किस में देखा होगा, x/a + y/b = 1। तो ये कहाँ कहाँ छुएगा, a0 पे और 0b पे छू के निकलेगा। ये आपने लाइंस में पढ़ा होगा, कहाँ पर पढ़ा होगा, लाइंस में। तो मैंने लाइंस का ही फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पर। दूसरा मेरे पास क्या था, y = x - 3, तो मैं क्या करूँगा, x - y = 3 कर दूंगा। नीचे ले जाऊँगा तो x/3 आ जाएगा, माइनस y/3 मतलब कि प्लस कर दूँ तो -3 आ जाएगा, 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको पता चल गया x पे 3 पे टच करेगा। 3 लाइन कहाँ है बताओ, ये रहा। y पे कहाँ टच करेगा, तो गड़बड़ लग रही है, क्या गड़बड़ हो गई, देखो x + y आएगा ना यहाँ पर, x + y, तो ये भी क्या +3 आएगा, है ना, दोनों +3 आए, तो ये +3, तो यहाँ पर भी कहीं पे +3 पे टच करेगा। थोड़ा इवनली हो जाए तो अच्छा है। चलो ये 3 है, ऐसा एज्यूम कर लो, दोनों साइज कितनी है, 3 है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, 3 हो गया, 0 3। ये कौन सा पॉइंट है, ये जल्दी निकाल के दो मुझे। ये 1 0 0 1 है, ये -1 0 है। तो ये वाला पॉइंट ना मुझे लग रहा है तब तक तो 2 होना चाहिए, y = 2। और वो कैसे ढूंढेंगे हम, तो हमें इन दोनों का सॉल्यूशन निकालना है। क्या करना है, अरे ये पॉइंट क्यों पूछ रहा हूँ, चलो जब आएगा तब पूछ देंगे, अभी नहीं जरूरत है ना, कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ कहाँ तोड़ना है इसको, तोड़ेंगे कहाँ पर टूट रहा है, 2 पे टूट रहा है,
दो क्या है, एक्स है या वाई है, एक्स है ना, तो एक्स इक्वल टू 2 कहाँ मिलेगा ये बताओ जल्दी से अभी। चलो तो ये रहा ना सर, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 है। अब एक्स इक्वल टू 2 पे यहाँ ये वैल्यू क्या दिए, ये वैल्यू बताओ जल्दी से कौन सी है, ये कौन सा लग रहा था, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 3, ये 3 माइनस एक्स है ना, 3 माइनस एक्स, और ये क्या है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर आप रखो 2 रखो एक्स की वैल्यू, क्या आंसर मिल रहा है जल्दी बताओ। जैसे ही 2 रखोगे आपको आंसर मिलेगा 1, तो ये क्या है 2 1 पॉइंट है। फिर आपको बताओ इधर में रखो 2 रखो तो क्या मिलेगा 2 + 1 3, तो ये वाला आंसर क्या है 2 3 है। इतना पता चल रहा है ना पॉइंट कैसे ढूंढते हैं, ये तो हर किसी को पता है। अब मुझे बताओ 2 पे तोड़ना है, मतलब 2 से कम है तो आंसर क्या है, क्या आंसर 1 + x। 2 से कम वाला ये वाला रीजन, ये वाले साइड वाला रीजन, उसमें क्या है 1 + x रहता है, तो एक्स्ट्रा क्या आ गया मेरा 3 - x, तो उसको हटा दूं मैं, हाँ हटा दो सर, तो मैं 3 - x को हटाता हूँ, 3 - x को हटा देता हूँ, तो मेरा 3 - x हट गया। चलो तो ये मेरा क्या हो गया सिर्फ x + 1। दूसरी बात कहाँ तक जा रहा है 0 तक, 0 से आगे है क्या नहीं है, तो 0 से आगे वाली चीज़ें भी हटा दूँ, हाँ हटा दो, तो ये वाला मैं पूरा निकाल ही दूँ ना, जरूरत ही नहीं है, मैंने 0 के आगे वाला हर कुछ निकाल दिया क्योंकि 0 के आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहा। तो अब मेरा आंसर है 0 पे क्या आंसर आ रहा है, ये वाला डॉट वॉट लेना है, ये भी डॉट लेना है, ये ओपन आएगा और ये भी ओपन आएगा। चलो दूसरा देखो 3 तक जा रहा है, 3 से ज़्यादा नहीं जा रहा, तो x = 3 लाइन कौन सी है, ये वाली x = 3 लाइन, उसके बाद नहीं है तो इसको भी हटा दूँ मैं, हटा दो, ये भी हटा दिया हमने। क्यों हटा दिया, ये 3 से आगे बढ़ नहीं रहे ना हम, इसलिए इसको क्या बोलेंगे y = 3 - x, इसको क्या बोलेंगे y = x + 1। ओके ये वाला रीजन भी हटा दो, एक्स्ट्रा है ये, क्यों, क्योंकि आपको पता है ना ये वाले रीजन में आंसर क्या आ रहा है 3 - x, 1 + x नहीं आ रहा, तो उसको हटा दिया मैंने। चलो अब मुझे बताओ कोई किसी को दिक्कत हो तो बताओ, क्या इतना करना आ गया हमें कि कौन से वाले रीजन में, देख लो अभी पीछे और चेक कर लो, 0 से 2 ये क्या है 0, ये 2 और ये 3, तो 0 से 2 में क्या है x + 1 है, 2 से 3 में क्या है 3 - x है, तो क्या है, तो चीज़ें कंप्लीट हो गई, ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना था, तीसरा स्टेप क्या था, f(x) को ब्रेक अकॉर्डिंग टू f(x), ब्रेक अकॉर्डिंग टू f(x), और f(x) मेरा क्या है y, तो y की जगह पे हमें तोड़ना है। अब यहाँ पर तो क्या f(x) भी वही है, पहले वाला भी दूसरा भी यही है, तो कहने का मतलब y यहाँ पर मैं f(x) की जगह y रख दूँ तो 0 से 2 के बीच में, y = 0 से 2 के बीच में, तो 0 से 2 मतलब ये y = 0 आ गया लाइन, 2 वाली लाइन कहाँ होगी, ये तो 1 वाली है, तो इनके बीच में से पसार होगी, तो ये वाली क्या है y = 2, और तीसरी लाइन बाहर की कौन सी y = 3, तो ये कहाँ से पसार हो गई y = 3। मैंने y = 0, y = 2 और y = 3 ड्रॉ कर दी। क्यों ड्रॉ की, क्योंकि तोड़ने में आसानी हो। पहली बात देख लो y = 0 से 2 के बीच में कैसा मिल रहा है रीजन, ये वाले 2, आपको बस जानना है ये वाला पॉइंट कौन सा है, बस ये पॉइंट निकाल लो। तो y = 2 कौन सी लाइन है x + 1, y = x + 1 लाइन पे आप 2 रख दोगे, x y को x क्या मिलेगा, सबको पता है x = 1 मिलेगा, तो ये जो पॉइंट है वो क्या है 1 2 है, क्या है 1 2 है, मतलब क्या मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर 1। समझ में आया कि नहीं आया, आया, ओके। चलो यहाँ पर देख लो जल्दी से बताओ, ये वाला रीजन जो है वहाँ पर y की वैल्यू तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये भी पता है 2 3 है। अब चीज़ें ध्यान से देखो, पहले बताओ y = 0 से 2 में कितने रीजन मिले, 2, तो मैं इसको कितनी बार लिखूंगा, 2 बार, कितनी बार लिखूंगा f(x), कितनी बार लिखूँ, 2 बार, किसको y = 0 से 2 को, 0 < = y < 2, 0 y < 2 और y 2 से बड़ा 3 तक हो गया। 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि 2 बार है, तो मैंने 2 बार लिख दिए। अब हमें क्या करना है, हमें तो ये जो है वो लिख देना है, ये क्या है x + 1 है, तो मैं लिख दूँ यहाँ पर x + 1, या फिर f(x + 1), f(x + 1 लिखना है, क्या लिखना है f(x + 1 लिखना है। फिर ये वाला कौन सा है, अरे देख लो ना यहाँ पर, ये कहाँ है, यहाँ क्यों देख रहा हूँ मैं, ये इधर देख लो, 0 से 2 में क्या है f(x + 1 है ना, f(x + 1 है, और 2 से 3 में क्या है 3 - f(x). चलो इतना समझ में आ गया सबको, आ गया। चलो ये 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर 2 रीजन अलग अलग मिल रहे हैं, और ये क्या है यहाँ पर एक ही है, तो मैंने 1 बार लिखा 2 से 3 के बीच में। अब देखो ध्यान से, कब तक है ये, अब हमें y के टर्म्स में आंसर नहीं दिखना है, यहाँ पर x के लेने हैं, हमें इंटरवल किसका लेना है, x का लेना है। तो पहले बताओ ये पहला जो टर्म मैंने लिया, ये वाला लाइन दिख रहा है, कहाँ से बीच में है, 0 से 1 के बीच में है,
ध्यान से देखो, बोलो जल्दी से। 0 से 1 के बीच में है। इसको इन्वॉल्व करना है, हाँ करना है। 2 को इन्वॉल्व करना है ना। 0 से 2 में भाई 2 इन्वॉल्व है कि नहीं है? तो ये भी इन्वॉल्व x में होगा, तो 0 से 1 लेना है। तो यहाँ पर 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। तो 0 से 1 में ये वाला रीजन आया। फिर ये वाला रीजन कहाँ पर है? दूसरा कौन सा लिया आपने? ये दूसरा है ना, 0 से y में ही है। ये 0 से y में है। दूसरा रीजन कहाँ से आ रहा है? 2 से 3 आ रहा है। तो x की वैल्यू कहाँ से आएगी? 2 से 3 के बीच में। यहाँ पर 2 बताओ, 2 के बारे में बताओ। 2 लेना है नहीं लेना है? 2 नहीं लेना है। देखो 2 नहीं लेना है, ओपन है। 2 को नहीं लिया, 3 को भी नहीं लेना। ठीक है, तो सही है। 2 लेस देन x लेस देन 3। चलो अब बताओ तीसरा जो केस है 2 से y 3। तो y 2 से 3 है। y क्या है? 2 से 3 है। तो उसके बीच में x की वैल्यूज क्या आ रही है? तो क्या वो बोलो, देखो यहाँ पर 1 से 2 की आ रही है। क्या आ रही है? देखो ये 1 से 2 की आ रही है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? 1 से 2। 1 को इन्वॉल्व नहीं करना है, 2 को भी इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि 3 वैल्यू में नहीं लेने वाला। तो ये भी क्या है? ओपन है। ये भी क्या है? ओपन है। तो 3 की 2 पे हमें आंसर मिलेगा ही नहीं, यहाँ भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 पे आंसर नहीं मिलेगा। चलो इतना पता चल गया, फंक्शन बना दिया, कंप्लीट हो गया, सब चीज़ें डन। अब जब 0 से 1 के बीच में x है तब f ऑफ x क्या है? जल्दी बताओ। 0 से 1 में देखो ये रहा, f ऑफ x है 1 प्लस एक्स। तो मैं क्या लिख दूंगा f ऑफ x की जगह पे? 1 प्लस एक्स प्लस 1। चलो 0 से 2 के बीच में क्या है? 0 से 2 है या 2 से 3 है? हाँ, आपका देखो x क्या है? 2 से 3। 2 से 3 में क्या है? 3 माइनस एक्स। तो बीच के लिए क्या लिखोगे आप? 3 माइनस एक्स प्लस 1। चलो 1 से 2 के लिए क्या है? यहाँ पर देख लो, 1 से 2 के लिए x क्या है? f ऑफ x क्या है? 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 3 माइनस 1 प्लस एक्स। और आप यही रीजन वापस से नोट करोगे, x लेस देन और इक्वल टू 1, 2 लेस देन x लेस देन 3, 1 लेस देन x लेस देन 2। चलो इसका आंसर बता दो क्या आएगा? x प्लस 2। इसका आंसर बता दो 3 माइनस एक्स प्लस 1 क्या आ जाएगा? 4 माइनस एक्स। और इसका आंसर क्या आएगा? तो क्या? 2 माइनस एक्स। तो ये आया 2 प्लस एक्स, ये नीचे वाला 4 माइनस एक्स, और ये आया 2 माइनस एक्स। अलग अलग रीजन के लिए आंसर्स मिल रहे हैं। बताओ क्या ये डिफिकल्ट था? अगर पिछले वाला आपने किया था तो हाँ, थोड़ा लेवल इसका था पिछले वाले से, बट अगर पिछले वाली मेथड आपको समझ में आई है तो ये भी समझ में आई होगी। ग्राफ में ही जो है वो हड़बड़ामर्ची है। आप फिर से इसको रिकैप करो, मेरा जो वीडियो पीछे ले जाओ, वापस एक बार देख लो। हाँ, ज़रूर से देख लो। अगर एक बार देख लिया फिर भी देखो, ये ज़रूरी है समझना कैसे इसको अलग किया हमने। ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है फिर से भेजना, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से बना के भेजूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 2 बार पढ़ाना पड़े मैं पढ़ाऊंगा, बट आपको आना चाहिए। हम यहाँ पर आपके लिए तो खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? ठीक है, तो ये चीज़ में आपको कोई भी चीज़ लैक नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी लिख दो ना, रिवाइज में लिख देना, आप रिवाइज करो इस चीज़ का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो हमारा है इन्वर्स ऑफ फंक्शन, कि इन्वर्स कब हो सकता है, कौन से फंक्शन का इन्वर्स हम ले सकते हैं, इन्वर्स फंक्शन एक्चुअली है क्या वो वही है जो हम रेसिप्रोकल करते हैं, क्या कुछ और है, या फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसा कुछ है, क्या है, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हम अलविदा कहते हैं।